जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये थर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 124 की अगर बात करें तो जब बात करते हैं मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम की, तो इसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना वो सिस्टम रिसोर्सेज जिनमें का प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट डिवाइसेस वगैरह हो गई, तो ऐसे रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक विंडोज़ कर्नल होता है जिसका क्या काम होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड को सबसे पहले रन करे। अब ये ऐसा थ्रेड होता है जो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो तो हाईएस्ट होती है लेकिन साथ में वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन भी होता है। अब अगर एक थ्रेड की बात करें जो कि रेडी नहीं है तो वो कौन सा हो सकता है, तो एक ऐसा थ्रेड होता है जो किसी भी वजह से वेट कर रहा है, यानी अगर किसी इनपुट डिवाइस का वेट कर रहा है या किसी प्रोसेसर का वेट कर रहा है या इसी तरह किसी और चीज़ का वेट कर रहा है। और सेकंड नंबर पे होगा सस्पेंडेड, यानी हम पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कई रीज़न की वजह से सस्पेंडेड जो है ना थ्रेड उनको भी क्रिएट करते हैं। और थर्ड नंबर पे ब्लॉक्ड फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पे अगर इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना तो फिर भी इनको रन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जब हम क्रिएट प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं ना तो यहाँ पे जो उनकी प्रायोरिटी होती है ना उनको इनिशियली सेट कर दिया जाता है। सबसे जो पहली क्लास हम यूज़ कर सकते हैं वो है आइडल प्रायोरिटी क्लास। यहाँ भी ऐसे होते हैं जो थ्रेड, यानी जब सिस्टम आइडल होगा सिर्फ तब इनको रन किया जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो यह है नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास। ये ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास जो प्रायोरिटी नहीं होती। और थर्ड नंबर पे बात करें तो हाई प्रायोरिटी क्लास। अब इनकी बात करें तो इंडिकेटिंग टाइम क्रिटिकल टास्क, यानी कि जो टाइम क्रिटिकल टास्क होते हैं ना इनके लिए इनको असाइन की जाती है। और लास्ट पे यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना वो होती है रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास की। अब अगर रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास की अगर बात करें तो विंडोज के अंदर इसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। अगर इनकी बात करें तो अगर आप इसके अंदर कोई भी टास्क, कोई भी प्रोसेसर वगैरह इसके अंदर छोड़ देते हैं तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाकी होंगे आइडल प्रायोरिटी क्लास हो गए, नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास हो गए, ये हमेशा वेट ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है बहुत ज्यादा एहतियात के साथ यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि जब आपने किसी प्रोसेसर, यानी पहले तो इनिशियली तो सेट कर दिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसकी जो प्रायोरिटी है ना उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको गेट भी कर सकते हैं। तो अगर हमने दोबारा से चेंज करनी है तो उसके लिए हम कौन सी एपीआई को यूज करेंगे, सेट प्रायोरिटी क्लास, और इसकी रिटर्न टाइप होगी बूल, यानी कि ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे सबसे पहले जो जिस प्रोसेस की हमने चेंज करनी है तो वहां पे उसका हैंडल रिक्वायर होगा। और सेकंड आर्गुमेंट की अगर बात करें तो जो भी प्रायोरिटी हम उसको असाइन करना चाहते हैं तो सेकंड आर्गुमेंट वो दिया जाएगा। अब इसी तरह अगर हमने गेट करनी है तो सिंपल सी बात है कि हमने जिस प्रोसेस की हमने गेट करनी है तो वहां पे उसका हैंडल दिया जाएगा। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ और वेरिएंट इसके इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अब आप नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास है, प्रोसेस मोड बैकग्राउंड बिगिन है, उस तरह प्रोसेस मोड बैकग्राउंड एंड है। तो ये है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक आधा एमसीक्यूज आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्लासेज है वो मेंशन कर दिया, थ्रेड प्रायोरिटी लोएस्ट है, उसके बाद थ्रेड प्रायोरिटी बिलो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से नीचे है, उसके बाद नॉर्मल आ जाएगी, उसके बाद जो होगी प्रायोरिटी अबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के बाद जो आएगी, और फिर होगी थ्रेड प्रायोरिटी हाईएस्ट, और उसके बाद जो होगी थ्रेड प्रायोरिटी टाइम क्रिटिकल। तो इसकी जो वैल्यू हम यूज करते हैं मोस्टली जो करते हैं 15 करते हैं। और 31 किस केस में होगी, अगर जो क्लास हम यूज कर रहे हैं ना रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास को यूज कर रहे हैं। तो हमने पीछे भी कहा था कि अगर इसको यूज करते हैं ना तो इसको बहुत ज्यादा एहतियात से यूज किया जाना चाहिए। और इसी तरह अगर बात करें कि हम आइडल क्लास की अगर बात करते हैं ना तो इसकी नॉर्मल जो प्रायोरिटी होती है ना वो 1 होती है, लेकिन 16 फॉर रियल टाइम, यानी कि अगर रियल टाइम के अंदर आप कोई भी प्रोसेस डाल देते हैं तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे पहले जो है ना वो रन किया जाएगा। तो इसलिए ऐसी क्लास को हम बहुत ही एहतियात के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप इनको देख लीजिए कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। और यहाँ पे एक एमसीक्यू जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, द रेंज ऑफ रिलेटिव थ्रेड प्रायोरिटी इज बिटवीन। तो यहाँ पे ये -2 to +2 के दरमियान में होती है। तो यहाँ पे जरा एमसीक्यूज देख लेते हैं। इफ देयर आर नो थ्रेड प्रायोरिटी टाइम क्रिटिकल थ्रेड देन प्रोसेसर विल रन। तो यहाँ पे जो जिसको रन करेगा ना थ्रेड प्रायोरिटी नॉर्मल को यूज करेगा। और यहाँ इसी तरह एक और एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी इज द हाईएस्ट क्लास इन द थ्रेड। तो यहाँ पे जो 4 उन्होंने गिवन है ना तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो होगी रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास की। टॉपिक 125 की अगर बात करें तो यह है थ्रेड स्टेट। अब यहाँ पे थ्रेड की स्टेट बताएंगे तो यहाँ पे इमेज है वो इतना क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेड बुक से दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पे बात करें जब थ्रेड को क्रिएट किया जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे प्लेस इन दी रेडी क्यू, यानी इसे रेडी क्यू के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो विंडोज कर्नल होता है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे ये स्टैंड बाय में आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर तो इसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और वहाँ पे उसके बाद दोबारा से इनिशियलाइज हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है कि जब रनिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे इसे किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी और प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेटिंग क्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो इसे जो ऑब्जेक्ट है ना जो मिल गया, तो यहाँ पे क्या है, ये रेडी क्यू में आ जाएगा। नहीं तो अगर ये इसे जो रिसोर्सेज है यानी जो चाह रहा था वो इसे नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन में आ जाएगा। और यहाँ पे और ट्रांजिशन में आने के बाद जैसे इसको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो अगर बात करें जो थ्रेड है रनिंग स्टेट में, उसे तब कहा जाता है वो जब प्रोसेसर के ऊपर रन कर रहा हो। अब यहाँ पे जब मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक से ज़्यादा जो थ्रेड है ना एट द सेम टाइम रन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे है कि ए थ्रेड इज रेडी इफ इट कुड बी रनिंग, यानी एक थ्रेड रेडी कंसीडर किया जाएगा जब वो रनिंग के लिए तैयार होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टिव जो शेड्यूलर है ना इसे किसी भी टाइम रनिंग स्टेट में डाल देगा। और ये काम कैसे करेगा, ये इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेगा, यानी अगर इसकी प्रायोरिटी जो है ना हाईएस्ट है ना, सबसे पहले इसको रनिंग में डाल देगा। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू आता है वो आता है दी शेड्यूलर विल रन दी डैश प्रायोरिटी डैश थ्रेड व्हेन ए प्रोसेसर बिकम्स, तो यहाँ पे जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और जब रेडी होगा तो उसको रन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे है कि एक एग्जेक्टिव जो है ना एक रनिंग थ्रेड को रेडी स्टेट के अंदर डाल देगा और इसका जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ए शेड्यूलर विल मूव आ डैश थ्रेड टू द डैश स्टेट इफ द थ्रेड टाइम स्लाइस एक्सपायर, तो जब इसका एक्सपायर हो जाता है तो रनिंग थ्रेड को रेडी स्टेट में अंदर डाल देगा। अगर एक थ्रेड की बात करें तो इसकी जो भी स्टेट होगी वो सस्पेंडेड हो सकता है, यानी अगर रेडी भी है ना तो फिर भी सस्पेंडेड हो सकता है। अब अगर बात करें कि अगर एक जो थ्रेड है वो सस्पेंडेड है ना तो उसको रन नहीं किया जा सकेगा। तो अगर एक रनिंग थ्रेड जो है वो किसी भी वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे वो उसे खुद करता है या कोई और थ्रेड उसे करता है, तो उसे रेडी स्टेट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे आता है व्हेन ए थ्रेड इज सस्पेंडेड इट गोज इनटू, तो यहाँ पे किस स्टेट में चला जाता है, रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज आ सकता है, आपने इसी लिहाज से इसको तैयार करना है। टॉपिक 126 की अगर बात करें तो यहाँ पे सारी थ्योरी यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एमसीक्यू जो आता है वो आता है डिफॉल्ट स्टैक साइज फॉर अ थ्रेड इज, तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो 1 MB है। टॉपिक 127 की अगर बात करें तो एक थ्रेड जब अपनी वर्किंग कर रहा होता है ना, तो अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो वहाँ पे शेड्यूलर क्या काम करता है कि उस रनिंग थ्रेड को वेटिंग थ्रेड के अंदर डाल देते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे जस्ट फोर्स किया 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए। अब जैसे ये जो टाइम होता है ना जो स्पेसिफाई किया जाता है तो कंप्लीट होता है ना, तो वहाँ पे वो जो थ्रेड होता है ना उसे रेडी स्टेट में डाल दिया जाता है। और जब रेडी स्टेट में आ जाता है तो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको दोबारा से रनिंग में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो एपीआई यूज़ की जाती है, यानी जब वो अपनी वर्किंग कर रहा है तो वहाँ पे उसको टेम्परेरी तौर पे उसको एक तरह से स्लीप करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसके जो एपीआई यूज़ होती है वो स्लीप, और यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, यानी कोई इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। अब यहाँ पे इसके आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे DW मिली सेकेंड्स, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में बताया था कि अगर आपने जितने सेकंड करने के लिए करना है तो उतने हजार आपने मिली सेकंड के लिए उसको स्लीप पे करना है। जैसे जस्ट सपोज कर कि यहाँ पे आप 5 सेकंड के लिए इसको स्लीप करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको जो वैल्यू देनी पड़ेगी आपको 5000 देनी पड़ेगी। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे अगर आप इनफाइनाइट यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट यूज करेंगे तो हमेशा वेट ही करता रहेगा, कभी भी रेडी स्टेट के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप 0 इसकी वैल्यू दे देते तो यहाँ पे ये फौरी तौर पे यानी कि वेट नहीं करेगा, फौरी तौर पे रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जरा एमसीक्यूज की बात करें तो सबसे पहले द स्लीप फंक्शन अलाउज अ थ्रेड टू मूव द डैश टू द डैश स्टेट, तो यहाँ पे जब रनिंग कर रहा होता है ना तो यहाँ पे किसी इमरजेंसी वर्क की वजह से उसे वेट स्टेट में डाल दिए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन वॉइड स्लीप, यानी एक पूरी एपीआई गिवन होती है और पूछा जाता है इन अबव एपीआई इफ द पैरामीटर DW सेकंड इज स्पेसिफाइड एज इनफाइनाइट देन व्हाट हैपेंस विद द थ्रेड। तो यहाँ पे जब इसकी इनफाइनाइट आप वैल्यू दे देते हैं तो ये हमेशा वेट ही करता रहेगा, यानी कभी भी रेडी स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है वॉइड स्लीप DW मिली सेकंड, यानी पूरी एपीआई गिवन होती है और सिनेरियो गिवन होता है, यानी अगर आप इनफाइनाइट इसकी वैल्यू दे देते हैं तो फिर क्या होगा, और इसी तरह अगर आप 0 वैल्यू दे देते हैं तो फिर क्या होगा। तो इनफाइनाइट जब आप इसकी वैल्यू दे देंगे तो ये हमेशा वेट ही करता रहेगा, कभी भी रेडी स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू 0 दे देते हैं तो वहाँ पे फौरी तौर पे वेट करने की बजाय फौरी तौर पे रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा।
टॉपिक 128 की बात करें तो या फाइबर की अगर बात करें तो ये पीस ऑफ थ्रेड होता है, ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें जो फाइबर होता है ना, यानी मोर प्रिसाइज होके करें तो फाइबर होता है ना एक ऐसा यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय एप्लीकेशन इसे शेड्यूल करती है। अब यहाँ पे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत सारे फाइबर को बना सकती है और वहाँ पे फाइबर आपस में डिसाइड करते हैं कि किसने जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। अब यहाँ पे फाइबर की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट इनके स्टैक होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे होते हैं। और अगर इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे यूजर स्पेस के अंदर यानी आउटसाइड द कर्नल यूज हो रहे हैं। पीछे हमने देखा था कि कर्नल जो होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फाइबर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो इनसे अनअवेयर होता है। और अगर फाइबर की बात करें यानी ऐसा फाइबर जिसमें डिफरेंट थ्रेड के ऊपर जाकर रन होना है, तो यहाँ पे उस फाइबर को जो थ्रेड का TLS होता है ना यानी थ्रेड लोकल स्टोरेज, उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फाइबर के कुछ यूजेस हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि फाइबर जो होता है ना पोर्टेबिलिटी इनसे ईजी हो जाती है। सेकंड नंबर पे फाइबर नीड नॉट वेट ब्लॉक ऑन दी लॉक्स। और इस तरह अगर बात करें जो फाइबर होते हैं ना इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइबर आर नॉट प्री एम्प्टिवली शेड्यूल, यानी कि विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना इसको फाइबर का पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है। यहाँ पे फाइबर जो होता है ना इनको कोरिटीन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और जो मेजर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं ना इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है फाइबर आर शेड्यूल बाय। तो यहाँ पे ये जो शेड्यूल करते हैं एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है, फाइबर मैनेजमेंट अकर्स एट दी। तो ये किस में होती है, यूजर स्पेस, यानी कर्नल इसे मैनेज नहीं कर रहा होता बल्कि यूजर स्पेस में मैनेज हो रहे होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर मैनेज हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है, फाइबर विच इज शेयर टू द डिफरेंट थ्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि शुड नॉट एक्सेस थ्रेड स्पेसिफिक डाटा, यानी कि जो TLS है ना थ्रेड की, थ्रेड लोकल स्टोरेज, उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। टॉपिक 129 की बात करें तो यहाँ पे फाइबर को मैनेज करने के लिए कुछ APIs हैं। तो सबसे पहले जो है कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर। इस API में क्या हो रहा है कि एक थ्रेड को फाइबर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देख रहे हैं, देयर आर डैश APIs टू मैनेज फाइबर। तो यहाँ पे इसके लिए जो APIs है वो 7 है। अब इस तरह यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, विच विंडोज फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट थ्रेड इनटू फाइबर। तो यहाँ पे आपने जो इसका आंसर लिखना होगा कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर या इसी तरह कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर एक्स। अब इस तरह जो नेक्स्ट API हुआ क्रिएट फाइबर। तो यहाँ पे आपने जब फाइबर को किसी को क्रिएट करना है तो वहाँ पे ये वाली API यूज करेंगे। यहाँ पे इसके लिए जो क्वेश्चन है, ए न्यू फाइबर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। तो यहाँ पे किसको हम यूज करके कर सकते हैं, क्रिएट फाइबर को। नेक्स्ट API की बात करें, इंडिविजुअल फाइबर कैन ऑब्टेन देयर डाटा बाय कॉलिंग। तो यहाँ पे जब उन्होंने डाटा अपना ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे गेट फाइबर डाटा, यानी नेम बिल्कुल जैसे वो पूछ रहे हैं वैसे ही उनका नेम है। और नेक्स्ट है गेट करंट फाइबर। तो यहाँ पे जब फाइबर की आईडी हमने ऑब्टेन करते हैं तो यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में भी आता है, हाउ इज द फाइबर आइडेंटिटी ऑब्टेन। तो यहाँ पे एमसीक्यूज में आता है, इसका जो आंसर लिखना होगा आपने गेट करंट फाइबर। और यहाँ पे एक जो फाइबर है ना अपना कंट्रोल दूसरे को देता है, तो ये देता है स्विच टू फाइबर। ये बिल्कुल नेम से जाहिर है, तो आपने ये एमसीक्यूज के लिहाज से इनको देखना है। और यहाँ पे लास्ट है डिलीट फाइबर, यानी जब आप किसी फाइबर को डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाली API को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बाकी आपने 2-3 MCQs के लिहाज से देख लेने हैं। टॉपिक 130 की बात करें तो यहाँ पे फाइबर की उन्होंने पिछली पॉलिसीज़ को ये डिस्कस किया कि आपने उनको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने सिर्फ 2 पॉलिसीज याद रख ली हैं। पहली मास्टर स्लेव शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे क्या नेम से ज़ाहिर एक मास्टर होगा और बाकी सारे स्लेव होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फाइबर सिर्फ डिसाइड करेगा कि किसने रन होना है। अब यहाँ पे जैसे ही उसने रन कंप्लीट हो गई उसकी रनिंग, तो वहाँ पे उसका जो कंट्रोल होगा मेन फाइबर यानी प्राइमरी फाइबर को वापस कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे पीर टू पीर शेड्यूलिंग। इसमें क्या होगा कि एक फाइबर जो होता है डिसाइड करता है कि अगला जो फाइबर है किसने एग्जीक्यूट होना है।